हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पर प्रहार जो हमारी नई स्ट्रेटजी है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर आता है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, उसमें हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि हमारे जो यूनिट 6 हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और यूनिट 7 जो है जिसका नाम है थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस पेपर में टोटल 8 यूनिट हैं और इन 8 यूनिट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो पहला यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है चौथा यूनिट और इसके बाद आता है छठा और सातवां यूनिट। अगर ये 4 यूनिट आप पढ़कर जाते हैं तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में सभी क्वेश्चंस फंस जाएंगे, आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। चलिए अब एक एक करके हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल आप सभी को हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे, यानी कि हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के, शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले हम आप सभी को ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो यूनिट है उसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा यूनिट हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा यूनिट हमारे पास था फेज इक्विलिब्रियम, चौथा यूनिट हमारे पास था क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और पांचवा यूनिट हमारे पास था लिक्विड स्टेट, ठीक है। इन यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उन सभी लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए, जिससे आपको यह आइडिया लग जाए कि कौन कौन से यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। यहां पर देखो, आप लोगों को हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। जिनके एग्जाम अभी बहुत जल्द ही होने वाले हैं, यानी कि 15 से 20 दिनों बाद अगर आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस के अलावा कोई नया क्वेश्चन बिल्कुल भी मत टच करिएगा। और अगर आपके एग्जाम अभी 2 महीने बाद हैं तो आप आराम से सब कुछ पढ़ते चलिए, जिससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां पर हम सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। वैसे टोटल आई थिंक आप सभी को 25 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे इन दोनों यूनिट से, लेकिन ये 25 क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा जो हमारे बचे हुए 15 क्वेश्चंस हैं, ये 15 क्वेश्चन इन्हीं 10 क्वेश्चंस का ही एक रिपीटिशन रूप है, यानी कि एक रिपीटिशन फॉर्म है, यानी कि बस हमें क्वेश्चंस को थोड़ा बदल दिया गया है, जबकि आंसर सेम तरीके से देना ही होगा, बस समझने की जरूरत रहेगी, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही यूनिट है, तो इसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी के रूप में, ठीक है। पहला पार्ट जो है ए, एक्सप्लेन द वर्नर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहता है कि वर्नर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बताया गया था, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि वर्नर्स थियरी क्या है, इसके बारे में पूरा बताइए। इसमें हमारे पास बी जो पार्ट आता है, इसमें बोला जा रहा है डिस्कस द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन फॉलोइंग। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस इनके जो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये जो हमारे पास ए बी सी के फॉर्म में 1 2 3 के फॉर्म में दिए गए हैं, ये बदल जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहता है, पहले का बी में कह रहा है कि हमें ज्योमेट्री और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बताना है। ये जो हमारे पास पहला दिया गया है क्वेश्चन, F6 के पावर 3 माइनस, यह कोऑर्डिनेशन हमारे पास कंपाउंड दिया गया है। एक और कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड दिया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि AgNH3 का 2 टाइम्स और प्लस चार्ज, ठीक है। और तीसरा हमारे पास दिया जा रहा है जिसमें हमारे पास बोला जा रहा है Zn, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास दिया गया है ZnNH3 का 4 टाइम्स ऊपर प्लस 2, ठीक है। इनके हमें क्या बताना है, ज्योमेट्री और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताने हैं। तो इनका जो हम सोल्यूशन आप सभी को, इनके आंसर जब प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर आप सभी को सब कुछ हम बताते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चंस का केवल एक प्रारूप देख रहे हैं कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फोकस करिएगा। कहता है कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं। इन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम हैं उनके हमें एटॉमिक नंबर बताने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड दिया गया है वो दिया गया है NiCO का 4 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ निकिल का बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। दूसरा ऐसे ही कंपाउंड दिया गया है K3FeCN6। तीसरा ऐसे ही कंपाउंड दिया गया है COEN का 2 टाइम्स Cl2 एंड बाहर में हमारे पास है Cl, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, ये EN जो होता है यह भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसका पूरा नाम भी बताया जाएगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा जब इनके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। वैसे नाम इसका होता है एथिलीन डाइएमीन, लेकिन वो सभी चीज़ें मैं आप सभी को ऑलरेडी मतलब जब लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इनमें हमें क्या बताना है कि इनके जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका क्या एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसके बारे में हमें बताना है। और दूसरे का बी पार्ट जो आता है इसमें बोला जा रहा है राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इन चारों कॉम्प्लेक्सेस के हमें IUPAC नाम को बताना है कि इनका क्या होगा नाम IUPAC के अकॉर्डिंग। तो इनके भी आंसर आप सभी को बताए जाएंगे, कैसे रूल क्या है इन सभी नामों को लिखने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सबको बताया जाएगा। ये हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जैसे ही बदलेंगे उनके नाम भी बदल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कॉम्प्लेक्सेस ध्यान में रखने हैं। जैसे पहला हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है CrH2 का 4 टाइम्स एंड Cl2 के पावर प्लस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा कंपाउंड दिया गया है, तीसरा कंपाउंड दिया गया है, चौथा कंपाउंड दिया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके, चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। ये एक्चुअली इस चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, यानी कि आपको सेक्शन सी और सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, और मानकर चलिए कि आपको इस चैप्टर से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, आपको ये जरूर पढ़ना होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तीसरे का जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है उसमें बोला जा रहा है डिस्कस द हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन एंड यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, या कॉम्प्लेक्सेस। बोला जा रहा है कि इन 3 कॉम्प्लेक्सेस में से, ये 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में से किसी 2 कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन के बारे में बताना है और इनके ज्योमेट्री को बताना है कि इनका क्या ज्योमेट्री है, इनका क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला कंपाउंड दिया गया है CuNH3 का 4 टाइम्स ऊपर डबल प्लस, ZnNH3 का 4 टाइम्स ऊपर डबल प्लस, AgCH का 2 टाइम्स और ऊपर सिंगल माइनस, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए अगले तीसरे के बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हिच वन इज मोर स्टेबल, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। कहता है कि हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं,
इन दो कॉम्प्लेक्सेस में दो दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, यानी कि ये दोनों क्वेश्चंस में दो दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और वह क्यों स्टेबल होगा, इसके बारे में भी बताइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन में दिया गया है वो बोला जा रहा है NiNH3 का 6 टाइम ऊपर डबल प्लस है, ये हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया गया है निकिल En का 3 टाइम्स ऊपर डबल प्लस है। तो बोला जा रहा है कि इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ऐसा क्यों है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो तीसरे के बी का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कैडमियम En का 3 टाइम्स ऊपर डबल प्लस, कैडमियम ट्राईइन का ऊपर डबल प्लस, इसमें कौन सा स्टेबल है और इसमें रीजन बताइए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर En का जो नाम है वो है एथिलीन डाईएमीन, ट्राईइन का क्या नाम है, इन। ठीक है, ट्राईइन का क्या नाम है कि हमारे पास होता है ट्राई एथिलीन ट्राई डाईएमीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं इन सभी चीज़ों के बारे में जब आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किलेशन क्या होता है, किलेट इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना होगा। ठीक है, और ये आपको सेक्शन बी या सेक्शन सी में जरूर मिलेगा शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं। इन कंपाउंड्स में हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके क्या लिखने हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखने हैं। यानी कि हमने अभी दूसरे क्वेश्चन में यही सेम चीज डिस्कस किया था, बस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बदल गए हैं। वहां पर कॉम्प्लेक्स दूसरे थे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस दूसरे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट सेम है। तो अगर आपको मेथड पता रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, इसलिए मेथड पर फोकस करिएगा ताकि कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए आप आराम से कर सकें। ठीक है, यहां पर आते हैं पांचवें क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के हमें IUPAC नाम को लिखना है कि कैसे हम लिख सकते हैं, इसका क्या फार्मूला है। जब तक ये आप नहीं समझेंगे तब तक IUPAC नाम को लिख नहीं पाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और जितने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैं आप सभी को बता दूंगा उन सभी कॉम्प्लेक्सेस को जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इनके अलावा कोई नया कॉम्प्लेक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलने के चांसेस बहुत कम है। लगभग मानकर चलो 0% चांस है कि इनके अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़कर जाइएगा, इन कॉम्प्लेक्सेस को प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे का 6 यानी कि छठे का हमारे पास जो छठे क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ए और बी। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं और इनमें बोला जा रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन और ज्योमेट्री के बारे में बताइए कि ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, बस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बदल गया है। कॉम्प्लेक्सेस हमारे बदल जाते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में से भी आएंगे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन के बारे में बताइए और इनके ज्योमेट्री के बारे में बताइए कि कौन कौन सा ज्योमेट्री ये रखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर जाना ही होगा। आइए बात करते हैं छठे के बी क्वेश्चन की तरफ। सो दैट ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ N2+ मस्ट बी आउटर ऑर्बिटल। कहता है कि N2+ का N के पावर 2+ का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल होते हैं और वो आउटर ऑर्बिटल को रखते हैं, जबकि इनर ऑर्बिटल को नहीं रखते हैं। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है,
सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हमें कहता है कि व्हाट इज डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या होता है। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ ट्राइडेंटेट एंड टेट्राडेंटेट लिगांड्स के बारे में बताइए। क्या कहता है, डेंटिसिटी क्या होता है और ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट के एग्जाम्पल के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है, आठवां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कमेंट ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी कि VBT के साइलेंट फीचर के बारे में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 9th नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि IPSC नाम लिखना है। हमारे पास यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं ABCD, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस का बोला गया है IPSC नाम को बताइए। तो आपको यह सीखना होगा पहले, उसके बाद ही आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इनके सॉल्यूशंस मैं बहुत जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। अब केवल एक और यूनिट बचा है जिसे हम कहते हैं 8वां यूनिट। 8वें यूनिट के बाद हम आपको हर एक यूनिट के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनके आंसर आप सभी को प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलिए बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल। मेटल के प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं, इनके शॉर्ट नोट्स को लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन लिगांड्स एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी विथ एग्जाम्पल्स। क्या कहता है कि लिगांड्स क्या होते हैं, इनका डिफिनीशन दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, इनका क्लासिफिकेशन दीजिए कि ये कैसे क्लासिफाइड होंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, इनके डेंटिसिटी के बेस पर इनको क्लासिफाई करना है और उनके एग्जाम्पल्स को भी बताना है, ठीक है। और इनके जो PDF हैं वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहीं से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए बात करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इस पर जरूर फोकस करिएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। डिस्कस इट्स बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ 6 कोऑर्डिनेटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कहता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले तो ये बता दीजिए, फिर एक एग्जांपल लीजिए जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही एक एग्जांपल हो, लेकिन वह 6 कोऑर्डिनेटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी हो, उसका एक एग्जांपल लीजिए और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिखाइए कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये 6 कोऑर्डिनेटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी है, ये सभी चीजें यहां पर दिखाना रहेगा, ठीक है। आते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इन 2 क्वेश्चन को समझाइए कि हमारे पास NiCO4 जो होता है वह डायामैग्नेटिक होता है, जबकि NiCl4 का -2 टाइम्स है, -2 पावर है, इज पैरामैग्नेटिक, यानी कि ये कंपाउंड हमारे पास डायामैग्नेटिक है जबकि ये कंपाउंड हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों होता है? और ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं इस बार, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अपने 13 के सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये इसका लॉजिक और इसका लॉजिक सेम है, बस आपको क्वेश्चंस डिफरेंस दिखेगा। Cu++ कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। जो Cu++ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, जबकि while those ऑफ Zn2+ जो होते हैं, Zn2+ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसके पीछे का भी लॉजिक बहुत ही सॉलिड है, तो इसके बारे में जब आप सभी को आंसर हम प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड गिव रीजन आल्सो। क्या कहता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हर एक क्वेश्चन में आपको 2 कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, और ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हमें दोनों कॉम्प्लेक्सेस के मतलब 4 क्वेश्चन में से
हर क्वेश्चन में दो दो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इन चारों क्वेश्चन में आपको केवल 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इनमें बताना है कि इनका कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, और उनका पूरा रीजन भी बताना है और इनको पूरा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया और इनके सोल्यूशंस जल्द ही हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे मैं कई बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो अब नहीं रिपीट करूँगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर के पहले पार्ट में बात करते हैं, वही सेम चीज़, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नाम को लिखना है। और ये देखो, एक चीज़ आपको ध्यान से समझना की आवश्यकता है कि आपको एग्जाम में IUPAC नाम लिखने को मिलेगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं बार बार कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बताइए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए सेंट्रल मेटल एटम का। तो ये जरूर आपको पढ़कर जाना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, यही 3 टॉपिक ही मायने रखता है। ठीक है, तो जरूर पढ़कर जाइएगा। चलिए 15 के बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखो, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देख लो, सेम चीज मैंने फिर से रिपीट किया है। यहां पर हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, 3 नए कॉम्प्लेक्स हैं, और इन तीनों नए कॉम्प्लेक्सेस का बोला जा रहा है कि इनमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, उनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बताइए। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बोला जा रहा है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर FeCN6 के पावर -3। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। क्या बताना है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ठीक है, आते हैं अपने 17 क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कहता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है वह स्टेबल है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स जो है वह अनस्टेबल है, इसके पीछे का लॉजिक बताइए। तो जैसे पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक का रीजन था, वैसे ही सेम रीजन यहाँ पर भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। जब इनके सॉल्यूशंस में बताऊंगा, इनके आंसर में बताऊंगा, तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी और कलरनेस और इनमें हमारे पास पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया जाएगा। और इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये सभी कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आते हैं अपने 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको सेक्शन बी और सेक्शन ए में देखने को मिल सकता है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ एडेटा, ये हमारे पास है एडेटा, EDTA। एडेटा का पूरा नाम भी होता है, तो इसके बारे में जब इनका आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर बताऊंगा। एडेटा का स्ट्रक्चर बताइए कि एडेटा क्या होता है, और एंड मेंशन नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन इट। एडेटा में कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो डोनर का काम करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं इनके बारे में यहां पर हमें बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने आते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है, व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगांड। एम्बीडेंटेट लिगांड क्या होते हैं इसके बारे में बताइए, इनका पूरा डिफिनीशन दीजिए और इनके एग्जाम्पल्स बताइए। और ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें? शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि सेक्शन ए में चला जाएगा। यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन से 18 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरू होता है। यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, और जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो आप सभी को शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आते हैं अपने 20वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेट लिगांड एंड अ हेक्साडेंटेट लिगांड। हेक्साडेंटेट लिगांड क्या होते हैं और बाइडेंटेट लिगांड क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगांड क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़कर जाना ही होगा। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट विथ एग्जाम्पल्स बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कहता है कि डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच
क्या डिफरेंस है उनको एग्जाम्पल के साथ भी बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 21 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 6 एंड यूनिट 7, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में हमें ये टोटल 21 क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। अगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़कर जाते हैं तो आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस छूटते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता होगा इस चैप्टर से। ठीक है, और यही टोटल 21 क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी रिपीट करती है, तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये पढ़कर जाना ही होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इनके सॉल्यूशंस, इनके आंसर्स जब मैं आप सभी को प्रोवाइड करूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या इनके आंसर प्रोवाइड करना शुरू कर दें। और आप लोग अगर इन वीडियोज़ को अभी तक देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।